ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कंसेप्ट नंबर चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ अ म्यूचुअल फंड वी आर डिस्कसिंग एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स और मैंने 2 लेक्चर्स आपके सामने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। मैं इस समय लेक्चर नंबर 3 में हूँ एंड आई वांट टू जस्ट शो यू कि एनआईएसएम का जो मटेरियल आपके पास है उसमें दीज आर द 3 पॉइंट्स एंड वी आर डिस्कसिंग कंसेप्ट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। बेटे इसमें बड़ा कुछ दिया हुआ है, आप जब पहली बार इसको पढ़ेंगे तो घबरा जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पहले आप लेक्चर को देखें, बिकॉज मैंने क्या किया अपने लेक्चर्स में सभी कंसेप्ट को बड़े प्यार से और अच्छी तरह से डिस्कस करने की कोशिश की है। ये देखिए, ये आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ही बताए जा रहे हैं, एग्जांपल्स बता रहे हैं एंड देन अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। आज का ये जो लेक्चर नंबर 3 है, इट इज इन रिगार्ड टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बिकॉज आप लाइफ में कुछ भी करते हैं, जैसे एक ऐसे लिखना है हमने काउ के ऊपर या एरोप्लेन के ऊपर, तो यू शुड नो द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, अल्फाबेट्स पता होने चाहिए, फिर वर्ड्स पता होने चाहिए, फिर सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। इट मीन्स आपके पास बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होना कंपलसरी है। तो म्यूचुअल फंड को समझने के लिए, द कंसेप्ट एंड द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड को समझने के लिए मैं ये समझता हूं कि आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि भाई यूनिट क्या है, यूनिट कैपिटल क्या है, नेट एसेट वैल्यू क्या है ना, एंड व्हाट आई मीन बाय एसेट अंडर मैनेजमेंट, व्हाट आई मीन बाय मार्क टू मार्केट। तो मैं आज के इस लेक्चर में बड़े छोटे छोटे से 3-4 कंसेप्ट बताऊंगा विच आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैंने इन सबकी बड़ी प्यारी प्यारी पीपीटीज प्रिपेयर की हैं। तो पहले आप लेक्चर को देखेंगे, पीपीटीज को देखेंगे, मेरी बात को सुनेंगे और कुछ नोट करेंगे। उसके बाद जब आप इस बुक से आएंगे ना, तो आपको सब समझ आ जाएगा। फेस वैल्यू क्या है, यूनिट कैपिटल क्या है, यूनिट क्या है ना, रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है, नेट एसेट वैल्यू क्या है। मैंने इन सभी को के लिए बड़ा प्यार से आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड। तो आइए मैं पहले उसी में आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन म्यूचुअल फंड। जल्दी से बेटे कमर बिल्कुल सीधी करके खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। बेटे कमर सीधी करनी है। मैंने देखिए पेन अपने हाथ में रख लिया है और आज मैं आपको अपनी बातों को बड़े प्यार से, एग्जाम्पल से, लाइफ के रियल लाइफ बातों से बताऊंगा। आप ये बताइए, जब आप मिल्क लेने जाते हैं, है ना, तो मिल्क आप लीटर्स में लेते हैं या ग्राम में लेते हैं या यूनिट्स में लेते हैं? बेटे बट नेचुरल कोई भी चीज इस दुनिया की है, they have some units. तो दूध को, मिल्क we generally go in liters, potatoes we generally go in kgs, rice we go in kgs. शेयर्स लेने हो किसी कंपनी की, यू वांट टू बाय अ शेयर्स ऑफ अ पेटीएम, लेट इट बी अ कंपनी, लेट इट बी आपने यू वांट टू बाय फॉर ओला और उबर। आप किसी भी कंपनी के जब शेयर्स लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, है ना, ऐसा तो है ही नहीं कि आप किलो में शेयर्स लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से म्यूचुअल फंड को लेने के लिए देर आर सम डिफाइंड यूनिट्स। तो आप जब म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे तो यूनिट्स में बाय करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है एक बात को समझाने के लिए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गोल्ड टू बाय। अगर आपको सोना खरीदना है, ये सोना कितना सोना है, ये चांदी कितनी चांदी है, तो चांदी या सोने को खरीदने के लिए आपको पता ही है कि आप क्या करते हैं, आप ग्राम्स में खरीदते हैं। वी ऑलवेज बाय इन ग्राम्स, 1 ग्राम, 10 ग्राम। तो मैंने ये बात लिखी है यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट मेजर फॉर म्यूचुअल फंड, द स्मॉलेस्ट मेजर फॉर म्यूचुअल फंड is equal to, similarly when I want to buy mutual fund, the smallest measure for mutual fund is a unit. It is a unit and each unit comes with a face value of 10 rupees. बेटे हम इंडिया में रहते हैं, एक यूनिट की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है, एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर आता है, जैसे कोई कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सिमिलरली एक म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, दे वांट टू कम विद अ न्यू म्यूचुअल फंड यूनिट, न्यू स्कीम, तो देयर फेस वैल्यू विल बी 10 रुपीज। हम जनरली 10 रुपये मानते हैं, वैसे कुछ लिक्विड फंड्स की 1000 रुपये भी होती है, लेकिन 99.99 केसेस में फंड वैल्यू, द यूनिट वैल्यू, फेस वैल्यू, चेहरा क्या देखते हो, चेहरे का मतलब है फेस वैल्यू, दैट इज 10 रुपीज। तो म्यूचुअल फंड की फेस वैल्यू एक यूनिट के 10 रुपए, ईच यूनिट कम्स विद फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। द नंबर ऑफ यूनिट्स यू परचेज डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट मेड। आराम से मैं फिर रिपीट करूंगा, आप आराम से अगर आप देखें तो मैंने अभी यूनिट की बातों को बताने की कोशिश की है, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं।
बेटे मैं आगे जा रहा हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट जो मुझे बताना है उसका नाम है फेस वैल्यू। अभी आई हैव जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय फेस वैल्यू। फेस का मतलब होता है कि जब आप पहली बार शेयर्स ले रहे हैं तो उसकी किताबों में क्या वैल्यू है। तो फेस वैल्यू मीन्स द फेस वैल्यू इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ यूनिट। एवरी यूनिट हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। अब ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, ध्यान से सुनना। हम म्यूचुअल फंड को यूनिट्स में खरीदते हैं, पहली बात। एक यूनिट की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है 99.99 केसेस में। लिक्विड फंड्स में 1000 रुपये होती है, लेकिन आपने 10 रुपये मानना है। द फेस वैल्यू इज रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो दो बातें मैंने बता दी, व्हाट आई मीन बाय यूनिट एंड व्हाट आई मीन बाय फेस वैल्यू। मैं आ गया जी थर्ड पॉइंट में। मैं थर्ड पॉइंट में आ गया सर। मैं इस समय थर्ड पॉइंट में आ गया हूँ। थोड़ा सा मैं स्लाइड को नीचे कर रहा हूँ। मैं इस समय आपको बताना चाहता हूँ व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू नेट एसेट वैल्यू। अच्छा ये बड़ा सिंपल है। नेट का वैसे मतलब क्या होता है? नेट का मीनिंग है किसी चीज से किसी को कम करो। ग्रॉस का मतलब है अगर आप देखें तो किसी में किसी को ऐड करो। तो यहां पर हम वी वांट टू कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू। इट मींस एक म्यूचुअल फंड है ना, या एक कॉर्पोरेट एक एंटिटी है, या एक पर्सन है, उसकी नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई लेनदारी कितनी है और देनदारी कितनी है। अगर हम देनदारी कम कर दें लेनदारी में से तो नेट वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इफ आई वांट टू कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू, इट मींस इस म्यूचुअल फंड के पास एसेट्स कितने हैं और इस म्यूचुअल फंड की देनदारी लायबिलिटीज कितनी है। एसेट्स में से जब हम लायबिलिटीज कम कर देते हैं तो जो उसकी वैल्यू आती है उसको नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। अभी हम फॉर्मूला सीखेंगे। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है जी। 1,00,000 रुपीस आ गया टोटल वैल्यू और 10,000 यूनिट्स हैं, तो 1,00,000 विल बी डिवाइडेड बाय 10,000, देन वी कैन कैलकुलेट। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा था, ट्रू वर्थ ऑफ अ यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। मतलब एक म्यूचुअल फंड की बाजार में अगर आज हम इसको बेचने जाएं, क्योंकि क्या होता है हम खरीदते तो फेस वैल्यू पे, लेकिन अगर इफ म्यूचुअल फंड इफ दैट स्कीम इज परफॉर्मिंग गुड, अगर वो स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे किसी भी शेयर की किसी कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। सिमिलरली फेस वैल्यू है दिखाने के लिए, ये चेहरा क्या देखते हो, बट मार्केट वैल्यू होती है जो एक्चुअली में उसको हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। और एक्चुअल खरीदना या बेचना मींस इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो दोस्तों जब मैं मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स में से लायबिलिटीज कम कर दूंगा और उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो मैं कहता हूं इसका छोटा घर का नाम है NAV। बेटे पता नहीं पेपर में 5-6 क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं। नेट एसेट वैल्यू, व्हाट आई मीन बाय नेट एसेट वैल्यू। तो आराम से, व्हेन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज प्रॉफिटेबल, मैंने कहा जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब वो फंड मैनेजर्स जिनको हमने पैसे दिए, जो प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया, जीडीपी बढ़ा और हमारी उसका प्रॉफिटेबल हो गया, तो बट नेचुरल एसेट वैल्यू विल इंक्रीज। भाई प्रॉफिट होगा तो उस म्यूचुअल फंड की एसेट वैल्यू बढ़ेगी, और जब म्यूचुअल फंड की एसेट वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसा समझ लीजिए इट इज मार्केट प्राइस। जैसे एक शेयर का बुक एक फेस वैल्यू होता है और मार्केट प्राइस होता है, इसी तरह से म्यूचुअल फंड के केस में यूनिट्स का एक फेस वैल्यू होता है और एक मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस को बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो इट इज नेट एसेट वैल्यू। आई थिंक आप बात को थोड़ा सा समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको फिर अपने रिमोट से करता हूँ, आप लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके लिए आ रहा हूँ जी। मैं आ गया सर। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, नेट एसेट वैल्यू को निकालने का बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। नेट एसेट वैल्यू को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये अगर आप 4th क्लास में होंगे ना तब भी आप इजीली कर सकते हैं। भाई एसेट्स मतलब लेनदारी कितनी है आपके पास, हाउ मच यू वांट टू लेना कितना है, एंड उस म्यूचुअल फंड का देना कितना है। इट मींस लेना माइनस देना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने लोग हैं, कितने यूनिट्स उन्होंने इशू किए थे। बट नेचुरल है द डिफरेंस जब आप डिवाइड करेंगे, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। जब आप टोटल वैल्यू को आप टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये कोफिशिएंट आ जाएगा, एंड दिस कोफिशिएंट इज नेम्ड एज NAV, नेट एसेट
वैल्यू। आई थिंक आप समझ रहे हैं बेटा, लिखना है। खाली आप मेरी बात को सुनेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा, लेकिन साथ साथ लिखेंगे। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आने वाले चैप्टर्स में इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू। व्हेन आई से नेट एसेट वैल्यू, इट मींस टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपको मैंने 2-3 बातें बता दी है। नेक्स्ट पॉइंट में आ गया जी। मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया, और इस पॉइंट का नाम है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में मार्क टू मार्केट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप ये बताइए कि जब एक म्यूचुअल फंड नए नंबर ऑफ यूनिट इशू करता होगा तो उस समय उसकी वो फेस वैल्यू भी इशू की है, लेकिन धीरे धीरे वो काम करता है, अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, एसेट्स बढ़ते हैं, इनकम होती है, रिटर्न आता है, तो अल्टीमेटली वैल्यू तो बढ़ रही होती है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जैसे बढ़ती है, तो सिमिलरली यूनिट प्राइस ऑफ दैट म्यूचुअल फंड विल इंक्रीज बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग गुड। तो जब आप अपने एसेट्स को उस मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वैल्यू करते हो, उस प्रोसेस का नाम है मार्क टू मार्केट। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएमए, मैं सीएस, मैं लंदन और मैं अमेरिका आपसे ये कह रहा हूं कि आप जब पूरे एसेट्स को मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वैल्यू करते हो तो उस प्रोसेस के नाम को हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट। तो देखिए क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं ये अगर आपने एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना है तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं समय बता रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ, मैं हाईलाइटर यूज कर देता हूं, थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग, अच्छा, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट इज, उस प्रोसेस के नाम को, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच दिस, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट, दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज मार्क टू मार्केट। द मार्क टू मार्केट मतलब मार्केट के हिसाब से वैल्यू करना। मोटी सी बात, सीधी सी बात। NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A सीरीज के लिए उसको मार्केट के हिसाब से वैल्यू करना कि भाई मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि फंड मैनेजर्स ने इन्वेस्टमेंट कुछ बेकार के किसी इन्वेस्ट कंपनी में कर दिया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इट मींस मार्क टू मार्केट का मतलब है कि रियल वैल्यू उसकी एज पर द करंट अफेयर्स ढूंढनी। सो दिस इज डन ऑन अ डेली बेसिस। बेटे रोज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग daily NAV of the mutual fund. This results in daily fluctuations in the NAV of all the schemes. इससे क्या होता है, सभी स्कीम्स की डेली फ्लक्चुएशंस, मतलब आज आपकी वैल्यू $X हो सकती है, कल X प्लस समथिंग हो सकती है, परसों X माइनस समथिंग हो सकती है, और डिपेंड करता है कि आप उस केस में कैसे कर रहे हैं। तो मार्क टू मार्केट के बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ गया जी, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ गया, यूनिट कैपिटल। अच्छा, मैंने वैसे आपको अभी भी बताया था कि एक म्यूचुअल फंड जब पहली बार जब प्यार होता है, पहली बार जब आप स्कूल में गए थे, फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी काम करते हैं, तो पहली बार जब म्यूचुअल फंड अपने यूनिट्स को इशू करता है दुनिया को, ये पब्लिक को, उसको बोलते हैं NFO। तो NFO में जनरली, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट शेयर्स, द यूनिट्स विल बी इशूड हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। एज्यूमिंगली 1 लाख यूनिट्स, एज्यूम करते हैं जी 1 लाख यूनिट्स इशू किए और 10 रुपए का एक यूनिट इशू किया। आप मुझे बताइए इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? आई थिंक इट विल कमिंग टू 10 लाख रुपीज। तो बेटे ये तो हुए यूनिट्स, ये हुए यूनिट वैल्यू, फेस वैल्यू, और दिस 10 lakhs को हम बोलते हैं यूनिट कैपिटल। दिस इज नेम्ड एज यूनिट कैपिटल। आई थिंक मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं। The number of units issued by a scheme multiplied by the face value, multiplied by the face value, that is named as unit capital. लिख लें बेटे, आप जब स्टडी मटेरियल से देखेंगे ना, जो इन्होंने वर्कबुक दी है, थोड़ा सा उसमें टिकलिश है, लंबा है, अगर आप यहाँ से देख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आगे आ गया जी, लास्ट पॉइंट में आ गया हूँ। बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, पेपर में बार बार आ रहा है, आपके पेपर में बार बार आ रहा है। AUM, ये वर्ड तो बार बार आपने सुना होगा बेटे, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मीनिंग है कि
जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है ना, उसका जो एसेट्स हमने बाय किए, जो एक म्यूचुअल फंड ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया टाटा के, या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया, फिक्स में इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, आज वो सभी एसेट्स की जो हमने इन्वेस्ट किए, इट मींस जो फंड मैनेजर्स ने इन्वेस्ट किए, कहां पे इन्वेस्ट किए, उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में, तो उस पोर्टफोलियो, उस ग्रुप की टोटल वैल्यू कितनी है, उसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। बेटा एक होते हैं यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल अलग चीज है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू द फेस वैल्यू, तो यूनिट कैपिटल तो सेम ही रहती है। एक होती है यूनिट कैपिटल की मार्केट वैल्यू, यू नो, उसको हम जनरली बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इन्वेस्टर्स is the entire mutual fund scheme which is known as asset under management. It means जो भी assets हमने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर्स में, डेट में, फिक्स इनकम में, फिक्स डिपॉजिट्स में, लिक्विड फंड्स में, इट मींस फंड मैनेजर ने जहां जहां भी इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी अगर मार्केट वैल्यू को टोटल करें तो उसको हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द करंट एनएवी। आई थिंक एनएवी तो मैंने बताया था, एक यूनिट की करंट एनएवी इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। मतलब ऐसा समझ लेना, एक होती है यूनिट कैपिटल, एक होती है एयूएम। यूनिट कैपिटल होती है फेस वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स को। एयूएम कब होता है, जब व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स विद द मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू को हम जनरली म्यूचुअल फंड के केस में बोलेंगे एनएवी। एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने एयूएम बता दिया। एयूएम अभी हमने 4 कंसेप्ट डिस्कस किए जी, आज 4 किए। मेरे को अब लास्ट पॉइंट बताना है आज के इस लेक्चर का, और उसको बोलते हैं, उसको हम कह रहे हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये बताया था कि जब आप फंड मैनेजर को पैसे देते हो तो फंड मैनेजर आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर आपसे कुछ फिक्स अमाउंट चार्ज करता है, ये बात तो बताई थी। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस दे विल चार्ज समथिंग फ्रॉम यूनिट होल्डर्स, क्योंकि आपके लिए कर रहे हैं। बट अलॉन्ग विद दैट फंड मैनेजर कॉस्ट यूनिट होल्डर्स को कुछ और भी पे करना पड़ता है, मतलब बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस। जैसे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, आपको कमीशन मिलेगी। अच्छा, और भी बड़े सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट व्हाट आर दोस अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको भी पेमेंट करनी पड़ेगी, खाली ऐसे थोड़ी चलेगा। तो बेटे these expenses which you have to pay other than fund manager, you know, I will say fund manager is also a recurring expense, but the point is recurring किसको बोलते हैं, जो बार बार होता है, बार बार देखो, 1000 बार देखो, जो रेगुलर नेचर में होता जा रहा है, it is named as recurring expenses. So my dear friends, along with that fund manager cost, we have to incur so many other types of costs also which are to be paid regularly, and those are named as expenses because they are to be incurred, क्योंकि वो बार बार होंगे, इसलिए उनका नाम हमने डाल दिया recurring expenses। आराम से देखिए, the fees or the commission paid to वेरियस म्यूचुअल फंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मैं अभी बताऊंगा कि देयर आर सो मेनी सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंकर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सभी को चार्ज टू द म्यूचुअल फंड स्कीम। अब उसी स्कीम में से चार्ज करेंगे। these are recurring expenses. These expenses are charged as a percentage of asset under management। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। रिकरिंग एक्सपेंसेस को हम कैलकुलेट जो करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पे करेंगे। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट आई मीन बाय रिकरिंग एक्सपेंसेस। रिकरिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू परसेंटेज इनटू एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, परसेंटेज इनटू एसेट अंडर मैनेजमेंट। आई थिंक यहां तक बात समझ आ रही है। मुझे लगता है मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको बता दिए हैं और कुछ बचा नहीं है। दोस्तों रिपीट करूंगा, चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आपको करके जाना चाहिए। मैंने अभी तक 3 लेक्चर्स ले लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो भी बताया। हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में।